चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की 10वीं क्लास है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारी क्लासेस करवाया हुआ है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक मैंने लगभग हर क्लास में 25 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि आने वाली वीडियोज में उन चीज़ों को मैं ला सकूँ। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 76 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादातर आपको बता दें कि साल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, साल के वृक्ष जो हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतर पाए जाते हैं। सी इज ए करेक्ट आंसर। और वहीं पे नोट करेंगे आप लोग, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले में स्थित है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और इसका जो एरिया है 940 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 1000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बाबा अलाउद्दीन खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बाबा अलाउद्दीन खान जो हैं ये सरोद वाद्य से संबंधित है। ठीक, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। सी इज ए करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे बाबा अलाउद्दीन खान को जो है 1958 में पद्मभूषण, 1958 में पद्मभूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघ अभयारण्य में से किससे होकर चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है। तो बाघ अभयारण्य बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य से होकर के चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे बांधवगढ़ जो आपका बाघ अभयारण्य है, इसे 1993 में टाइगर अभयारण्य बना दिया गया। ठीक, 1993 में टाइगर अभयारण्य बना दिया गया बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य को। ठीक, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। ठीक, और ये बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य जो है ये आपका उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर है, उमरिया जिले में स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी। तो महाजनपद युग में उज्जैन जो है अवंती जनपद की राजधानी थी। ठीक, अवंती जनपद की राजधानी थी। ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। अवंती एक प्राचीन भारतीय महाजनपद यानी कि महान क्षेत्र था, जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र से संबंधित था। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सोन घाटी में स्थित है। यहाँ पे आप लोग सोन कर लेंगे। सोन घाटी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सोन घाटी में स्थित है। तो सोन घाटी में आपका सीधी आता है, सोन घाटी में सीधी हो गया, शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, ये सारे जिलों जो आपका सोन घाटी में स्थित हैं। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक, डी इज ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे सोन नदी जो है आपका अमरकंटक से निकलती है। सोन हो गया आपका, नर्मदा हो गया आपकी, और जोहिला हो गई आपकी, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक, और आगे चल के जोहिला नदी जो है सोन से जाकर के मिल जाती है। ठीक, तो इसी भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो जहांगीर महल जो है आपका ओरछा में स्थित है। और ओरछा कहाँ पर स्थित है, टीकमगढ़ के अंतर्गत ओरछा आपका आता है। टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आपका ओरछा जो है आता है। और ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल जो आपका मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक, जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। किसने, वीर सिंह ने। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। वीर सिंह ने 17वीं शताब्दी में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। इसे जहांगीर का गढ़ भी कहा जाता है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फड़की स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो हम सभी को पता है कि फड़की स्टूडियो जो है आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश के आपको बता दें कि दक्षिणी और पूर्वी भाग को अलग करके मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्वी भाग को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया था वर्ष 2000 में। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिकरा स्थानीय रूप से तैयार किया गया वाद्य यंत्र है जो भरथरी लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है। यह वास्तव में किसका रूप है। ठीक, इसे आप लोग बताएंगे। चिकरा स्थानीय रूप से तैयार किया गया यह एक वाद्य यंत्र है जो भरथरी लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है। यह वास्तव में
आप लोग बताना है वास्तव में सारंगी का एक रूप है, ठीक, सारंगी का यह एक रूप है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चिकरा एक वाद्य यंत्र है जो कि सारंगी का एक रूप है, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रत्नेश पांडे किससे संबंधित है। आपको बताना है रत्नेश पांडे किससे संबंधित हैं। तो रत्नेश पांडे जो है आपका पर्वतारोहण से संबंधित हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर। पर्वतारोहण से रत्नेश पांडे जो हैं संबंधित हैं। और साथ साथ नोट करेंगे वह एक पेशेवर पर्वतारोही और स्टंट राइडर हैं। उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है, ठीक, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही आप लोग नोट करेंगे वह 21 मई 2016 को सर्वोच्च शिखर पर देश के राष्ट्रगान का पाठ करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट करेंगे, ठीक। तो रत्नेश पांडे जो हैं ये पर्वतारोहण से संबंधित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदियां हैं। तो चंबल की सहायक नदियां हैं, सबसे पहले आप लोग जान लेंगे चंबल किसकी सहायक नदी है। तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी, ठीक, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। और चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल आपकी निकलती है धार जिले से निकलती है, ठीक। और साथ साथ आप नोट करेंगे चंबल की जो सहायक नदी है वह कूनो है। और भी कुछ नदियाँ जो कि चंबल की सहायक नदियाँ हैं। आप लोग नोट करेंगे चंबल की सहायक नदियाँ आपकी क्षिप्रा हो गई, और काली सिंध हो गई, सीवना हो गई, रेतम हो गई, काली सिंध, बनास, पार्वती, सीव, कूनो, ये आदि जो हैं चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। चलिए और साथ ही आप नोट करेंगे जामनी जो है बेतवा की सहायक नदी है। जामनी किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है। और हलाली किसकी सहायक नदी है, आप लोग नोट करेंगे हलाली भी बेतवा नदी की सहायक नदी है, ठीक, हलाली बेतवा की सहायक नदी है। और केन किसकी सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है, ठीक, केन किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर M.N. बुच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट नामक एनजीओ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है किस स्थान पर डॉक्टर M.N. बुच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट नामक एनजीओ की स्थापना जो है आपको बता दें भोपाल में किए थे, ठीक, सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो तुलसी पुरस्कार जो है आपको बता दें लोक कला में दिया जाता है, ठीक, तुलसी पुरस्कार लोक कला में दिया जाता है। और तुलसी पुरस्कार जो है आदिवासी, पारंपरिक और लोक कला के क्षेत्र में तो दिया ही जाता है। साथ साथ आप नोट करेंगे तुलसी पुरस्कार जो है 1983 से 84 के बीच शुरू किया गया था, ठीक है, 1983 से 1984 के बीच तुलसी पुरस्कार जो है देना शुरू किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी से जुड़े हुए हैं, हॉकी से संबंधित हैं। असलम शेर खान भी हॉकी से संबंधित हैं। शंकर लक्ष्मण ये इंदौर के महू के रहने वाले हैं, ये भी हॉकी से संबंधित है। लेकिन नरेंद्र मेनन जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक, डी इज ए करेक्ट आंसर। नरेंद्र मेनन जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक, भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में की गई है, ठीक, 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल जो है आपको बता दें 1996 से लेकर के 2001 तक रहा। अब वहीं बात करें देश की, तो देश का प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 1952 से लेकर के 1957 तक रहा है, ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है। तो रीवा कुंड जो आपको बता दें मांडू का पर्यटन स्थल है, ठीक, रीवा कुंड जो है आपका मांडू का पर्यटन स्थल है। और मांडू कहाँ पर है, धार जिले में स्थित है, ठीक, मांडू कहाँ पर स्थित है, धार जिले में स्थित है। रीवा कुंड मध्य प्रदेश के मांडू का एक पर्यटन स्थल है। मांडू मूल रूप से मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका रूपमती अक्सर इस कुंड में पूजा करने जाती थी, ठीक, और यह राजा बाज बहादुर और रूपमती के बीच की प्रेम कहानी को समर्पित है, ठीक, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको बता दें इंदौर संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। कितने जिले आते हैं इंदौर संभाग में, 8 जिले आते हैं। वहीं पे जबलपुर में भी 8 जिले आते हैं, ठीक, जबलपुर में भी 8 जिले आते हैं, ठीक। इंदौर में सर्वाधिक जिलों की संख्या 8 है, लेकिन जबलपुर में भी 8 है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर इंदौर होगा, ठीक। और साथ ही साथ आप लोग करेंगे जनसंख्या के मामले में इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक।
और रही बात जनसंख्या घनत्व की, तो भोपाल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। और सबसे जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है वो है आपका डिंडौरी का, ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं पंडित कुंजीलाल दुबे थे, ठीक, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। पंडित कुंजीलाल दुबे ने 1956 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, 1967 में राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 1956 में मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रहे 1956 में, ठीक। साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे 1967 में इन्होंने राज्य वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी इनमें से किससे संबंधित है? तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी मांडू से संबंधित है, इसे हमने अभी देखा, ठीक। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, ये आप नोट करेंगे। और जो आपका ओरछा टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है, किस जिले में आता है? ओरछा टीकमगढ़, ठीक। और आपको बता दें ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक, बेतवा नदी के किनारे बसा है। खजुराहो आपका कहाँ पर आता है? छतरपुर के अंतर्गत आता है, छतरपुर जिले में आता है, छतरपुर में, ठीक। और चंदेरी आपका अशोकनगर, ठीक, अशोकनगर के अंदर आपका चंदेरी आता है, ठीक, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर नक्काशी का केंद्र है? मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर नक्काशी का केंद्र है? तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें ग्वालियर का जो पत्थर है नक्काशी का केंद्र है, बी इज ए करेक्ट आंसर, ग्वालियर, ठीक, इसे आप नोट करेंगे। और साथ ही आप नोट करेंगे ग्वालियर और ओरछा के स्मारक भारत में पत्थर की नक्काशी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ग्वालियर के साथ साथ ओरछा का भी जो आपका स्मारक है वो नक्काशी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीरा भूमिया का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो हीरा भूमिया का जो मेला है आपको बता दें अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है, अगस्त और सितंबर में, ठीक। अभी आयोजित होने वाला हीरा भूमिया का मेला, और कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और ग्वालियर में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में आपको बता दें जनवरी फरवरी में आपका ग्वालियर में रामलीला का मेला भी आयोजित किया जाता है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ओमकारेश्वर का द्वीप प्राकृतिक रूप से किस आकृति का है? तो ओमकारेश्वर का जो द्वीप है प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति का है, ठीक, डी इज ए करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का घर है, ठीक, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम को कब अधिसूचित किया गया था? तो सूचना का अधिकार जो है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 15 जून 2005 को अधिसूचित किया गया था, ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर, 15 जून 2005 को अधिसूचित किया गया था, ठीक। स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के द्वारा पुनर्व्यवस्थित किया गया, ठीक, स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के तहत इसे पुनर्व्यवस्थित किया गया, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष भारत की राष्ट्रपति पद पर सेवाएं दी थी? तो शंकर दयाल शर्मा जो है 1992 से लेकर के 1997 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। और शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं कहाँ से संबंधित हैं? हमारे भोपाल से संबंधित है, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।